मॉर्निंग बच्चों, सभी को नमस्कार। तो देखिए, आज हमारा चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। क्लास 10th का है, पहला ही चैप्टर है। लोकतांत्रिक राजनीति बुक का नाम है इसका पहला चैप्टर। बच्चों, सत्ता की साझेदारी, अगर इसको हम अंग्रेजी में देखें तो मतलब होता है पावर शेयरिंग। और पावर शेयरिंग जब हम किसी को शेयर करते हैं तो चीज़ बढ़ती है, हमारे से कम होती है। अगर यहाँ हम इसका अर्थ ऐसे लगा करके देखें तो जब देश की जब पावर कम होती है तो देश कमजोर होना चाहिए, सीधी सी बात है। लेकिन नहीं, अगर हम पावर को शेयर करते हैं, सत्ता का बंटवारा करते हैं और हमारे देश में विभिन्न संस्थाओं को सत्ता को देते हैं, यानी कि सत्ता का केंद्रीकरण नहीं करके और सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हैं अगर हम उसको, तो फिर क्या होता है, देश के अंदर शक्ति आती है, देश के अंदर पावर आती है। क्योंकि पावर बढ़ती तो है लेकिन हमारे देश के अंदर ही बढ़ती है, हमारे देश की संस्थाओं में ही बढ़ती है, तो उसमें देश में मजबूती मिलती है देश को। तो देखिए, सत्ता की साझेदारी जो चैप्टर है, इसको समझने के लिए हमने दो देशों का एग्जांपल लिया है। अब वो दो देश कौन कौन से हैं? एक बेल्जियम है और एक श्रीलंका है। बेल्जियम और श्रीलंका में दोनों देशों की सरकारों ने अपने अपने तरीके से देश को चलाया। बेल्जियम की सरकार अपने तरीके से चलाती है, श्रीलंका की सरकार अपने तरीके से चलाती है। लेकिन बेल्जियम की सरकार जो चलाती है वो अपने देश के जातीय समीकरण को देखते हुए देश को चलाती है। उसी प्रकार से श्रीलंका भी अपने जातीय समीकरण को देखती है, चाहे उसको धार्मिक को देखें चाहे जातीय देखें, यानी सामाजिक समीकरण को देखते हुए और अपने देश को चलाती है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले बेल्जियम की, तो बेल्जियम एक यूरोपीय देश है। बेल्जियम एक यूरोपीय देश है, छोटा सा देश है, कुछ बहुत बड़ा देश नहीं है, यानी कि हमारे हरियाणा से भी छोटा। अगर हरियाणा की लगभग 2 करोड़ जनसंख्या है तो यहाँ लगभग 1.25 करोड़ के आसपास, यानी 1 करोड़ से ज्यादा आबादी है, तो हम कहेंगे कि हरियाणा से भी छोटा देश है, यूरोपीय देश है। अब इसकी सीमाएं जो हैं बच्चों, बेल्जियम की सीमाएं नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लक्जमबर्ग से लगती है, यानी 4 देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं, जिसमें नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लक्जमबर्ग, इन 4 देशों से बेल्जियम की सीमाएं लगती हैं। ये हमने जान लिया कि इसकी आबादी लगभग 1 करोड़ से ज्यादा है। अब जो ये 1 करोड़ से ज्यादा जो आबादी है, वो आबादी कहां कहां पर किस किस तरह से बसी हुई है देश के अंदर, वो भी हम इस आज के चैप्टर के माध्यम, आज की क्लास के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए, देश की आबादी का लगभग 59% हिस्सा, यानी कि 59% जो भाग है, जो हिस्सा है आबादी का, जनसंख्या का, वो रहता है फ्लेमिश इलाके में। कहां रहता है? फ्लेमिश इलाके में। बेल्जियम का एक फ्लेमिश इलाका है, एक वेलोनिया। तो फ्लेमिश इलाके में रहती है 59% आबादी पूरे बेल्जियम की। शेष लगभग 40% लोग रहते हैं वेलोनिया में, जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और जो 59% फ्लेमिश एरिया में रहते हैं, फ्लेमिश इलाके में रहते हैं, वो बोलते हैं डच भाषा। क्या बोलते हैं? डच भाषा। तो सीधी सी बात है बच्चों, डच भाषा बोल रहे हैं 59% लोग और 40% लोग बोल रहे हैं फ्रेंच भाषा। तो बहुसंख्यक किसके हो गए? डच भाषी लोग हो गए, यानी डच भाषा बोलने वाले लोग बेल्जियम में ज्यादा है। शेष बचे 1% बचे, वो लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। वो लोग जर्मन भाषा, क्योंकि जर्मनी जो है इनका पड़ोसी देश है, हो सकता है जर्मनी से आकर के रहे हो, या जर्मनी के हिस्से से जो लगता है उस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जो आबादी रहती है, वो जर्मन भाषा बोलते हैं, ऐसा हो सकता है। तो 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं, जो तो न के बराबर है। तो मेन जो मुद्दा था हमारा 2 भाषाओं के बीच में है, डच और फ्रेंच। फ्रांस भी इनका सीधा वही है, क्या है? पड़ोसी देश है, तो फ्रांस से भी यही असर है। इसी प्रकार से
अब ये हो गया ओवरऑल पूरे देश के अंदर बंटवारा कि किस प्रकार से आबादी 59% फ्लेमिश, 40% वेलोनिया और 1% जो बचे वो जर्मन भाषा बोलने वाले डच और फ्रेंच के अलावा। अब अगर ये तो हम देश की बात है, पूरी देश की आबादी की बात करी हमने, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, 59% जो आबादी है वो रहती है हमारी फ्लेमिश क्षेत्र में, जो डच भाषी लोग हैं, डच भाषा बोलते हैं। उसके बाद बचे शेष 40% जो लोग बचते हैं, जो आबादी बचती है, वो रहती है वेलोनिया क्षेत्र में, जो फ्रेंच भाषा बोलती है। फिर 1% बचे हुए लोग जो हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं। ये हमारे जाति समीकरण हो गया, भाषाई समीकरण हो गया किसका, पूरे देश का। अब अगर हम बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की बात करें, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की अगर हम बात करते हैं, तो राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग, यानी 80% लोग जो है वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। यहाँ आंकड़े उल्टे हो गए बेटा, यहाँ जो आंकड़े हैं वो उल्टे हो गए, क्योंकि पूरे देश में ओवरऑल अगर हम बात करें तो 59% लोग जो है वो डच भाषा बोलने वाले हैं। अकेले ब्रुसेल्स की अगर हम बात करें तो वहां पर 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं, वहां फ्रेंच बहुसंख्यक है, वहां डच बहुसंख्यक है। पूरे देश की बात करें तो 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। यहाँ दो भाषा की बात कर रहे हैं हम राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर, 80% फ्रेंच और 20% डच, यानी यहाँ पर डच है जो अल्पसंख्यक पढ़ रहे हैं। और अगर पूरे देश की बात करते हैं तो डच भाषी लोग जो है वो बहुसंख्यक है। अब अल्पसंख्यक जो पूरे देश में फ्रेंच भाषी लोग जो हैं, अल्पसंख्यक है पूरे देश में, तो वो अल्पसंख्यक लोग फ्रेंच भाषी लोग जो हैं, जो आबादी है फ्रेंच भाषी, वो आबादी तुलनात्मक रूप से, अब तुलना किससे कर रहे हैं हम, डच से कर रहे हैं, डच भाषी लोगों से कर रहे हैं, डच भाषी आबादी जो है उससे कर रहे हैं। तो तुलनात्मक रूप से अगर हम देखते हैं दोनों भाषा भाषी आबादी की अगर हम तुलना करें दोनों की, तो ज्यादा समृद्ध और ताकतवर कौन है, फ्रेंच भाषी लोग। फ्रेंच भाषी लोग जो है वो ज्यादा समृद्ध है और ताकतवर, यानी कि देखा जाए तो शिक्षा के मामले में लो, चाहे आर्थिक मामले में लो, चाहे शारीरिक मामले में लो, हर तरह से जो फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यक लोग हैं वो डच भाषी लोगों से प्लस पढ़ते हैं, मजबूत पढ़ते हैं, समृद्ध पढ़ते हैं, वो उनसे ताकतवर है हर तरह से। फिर क्या होता है, अब ये शिक्षित थे, आर्थिक स्तर इनका अच्छा था, तो इनको हर सुविधा पहले मिली, पहले पाया इन्होंने हर चीज। तो थोड़ी देर बाद में, कुछ दिनों के बाद में, काफी अंतराल के बाद में शिक्षा, बहुत देर बाद आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ उठाने वाले, लाभ पाने वाले कौन, डच भाषी लोग। ये डच भाषी लोग जो है इनको ये चीजें, इनका फायदा बहुत बाद में मिला, क्योंकि ये पिछड़े हुए थे देखा जाए तो, चाहे वो शारीरिक रूप से पिछड़े माने आप, चाहे आर्थिक रूप से पिछड़े माने, चाहे शैक्षिक रूप से पिछड़े माने, ये थोड़े पीछे थे उनसे, किससे, डच भाषी, सॉरी फ्रेंच भाषी लोगों से। तो इनको जो इनकी स्थिति थी, इससे किससे नाराज थे ये, बहुत देर बाद आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोग जो थे फ्रेंच भाषी लोगों से चिढ़ते थे, उनसे चिड़न थी, इनको नाराज थे। इससे फिर 1950 और 1960 का जो दशक था, 1950 और 1960 का जो दशक था, वो दोनों समूहों के बीच तनाव बढ़ने वाला अंतराल था। इन दोनों समूहों के बीच में दो समूह कौन कौन से हो गए, डच भाषी लोगों की आबादी वाला क्षेत्र और फ्रेंच भाषी। फिर बताता हूं बच्चों कि फ्रेंच भाषी जो अल्पसंख्यक समुदाय था, वो डच भाषी बहुसंख्यक समुदाय की तुलना में मजबूत, आर्थिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में, हर तरह से प्लस था। और वो इस बात से उनको चिड़न थी, किसको, डच भाषी लोगों को, कि हम संख्या में ज्यादा होते हुए भी इनसे कम क्यों हैं, अगर तुलना करते हैं तो हम इनसे माइनस में हैं। फिर 1950 और 60 का जो दशक था बच्चों, उस दशक में इनके बीच में तनाव बढ़ने लगा, सबसे ज्यादा तनाव इसी दौरान बढ़ा। और इस तनाव का सबसे तीखा रूप जो देखने को मिला हमें, वो मिला ब्रुसेल्स में, यानी राजधानी में। क्योंकि वहां पर क्या था
ज्यादा अंतर था। 80% लोग, हमने भी पढ़ा था कि 80% लोग जो वो फ्रेंच भाषी थे। वहां पर फ्रेंच भाषी ज्यादा मात्रा में थे, बहुसंख्यक मात्रा में थे, और डच भाषी लोग थे वो अल्पसंख्यक में थे। तो वहां पर ये तनाव ज्यादा देखने को मिला। अब ये तनाव जो हुआ, अभी हमने सिर्फ जातीय समीकरण, वहां की सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक स्थिति के बारे में जाना है। सत्ता का जो परिवर्तन होता है, सत्ता का जो वास्तविक रूप होता है, कौन सा देश कैसे चलाता है, उसका क्या असर पड़ेगा, वो हम बेटा अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कि ब्रुसेल्स के अंदर कैसा समीकरण था, सामाजिक समीकरण, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। अब अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो बच्चों श्रीलंका जो कि हमारा पड़ोसी देश है भारत का, नीचे साउथ में है। अब तमिलनाडु जो है उसका भी साउथ क्षेत्र, जो साउथ क्षेत्र है, हिस्सा है, उसमें पड़ता है ये श्रीलंका, हमारा पड़ोसी देश है। तटीय है ये, यानी समुद्री तट से लगता है, द्वीपीय देश है ये हमारा। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, यानी कि द्वीप है ये, पानी से घिरा हुआ है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है। इसकी आबादी है लगभग 2 करोड़, हरियाणा के बराबर। अब हम इसको मान सकते हैं श्रीलंका जो है वो हरियाणा के बराबर है लगभग। यहाँ का प्रमुख सामाजिक समूह जो है वह है बच्चों सिंगली समुदाय, सिंगली भाषी। प्रमुख जो समूह है वहां का वो है सिंगली समुदाय, जिसकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। जिसकी आबादी कुल जनसंख्या की 74%, यानी कि सिंगली भाषा बोलने वाले लोग श्रीलंका में 74% हैं। जबकि तमिल भाषी लोग जो है वो 18% है। तमिल भाषी लोग जो है वो मात्र 18% है, यानी कि सिंगली समुदाय वहां पर बहुसंख्यक हो गया, और जो तमिल भाषी लोग हैं, तमिल समुदाय जो है वो अल्पसंख्यक हो गया। बच्चों ध्यान रखना, तमिल भी जो है वहां पर श्रीलंका में, वो तमिल भी 2 प्रकार से है। एक तो वो तमिल जो श्रीलंका के बेसिक निवासी हैं, श्रीलंका के निवासी हैं, वहीं के हैं। लेकिन कुछ लोग जो इंडिया से कहीं बाहर किसी अन्य देश से आकर के बसे हैं, और बसे भी क्यों है, औपनिवेशिक काल का जो समय था, औपनिवेशिक काल का जो समय था, उस समय चाय के बागानों में काम करने के लिए इंडिया के तमिलनाडु से, राज्य से उनको ले जाया गया था वहां, और उनके वहीं जाकर के उनका बस जाना, और बसने के बाद में जो उनकी संतान जो है वो है औपनिवेशिक काल के बाद में जब जाकर वो स्थिति आई तो वहीं बस गए, और बस करके जो 18% लोग जो तमिल हैं, इसमें इनके इंडियंस हो गए कुछ तो, और कुछ हो गए श्रीलंकाई तमिल। तमिलों में बताया था मैंने 2 समूह हो गए, श्रीलंकाई मूल के 13%, श्रीलंकाई मूल के 13%, 18% में श्रीलंकाई मूल के जो तमिल हैं वो 13%, 18 में से बाकी जो है वो 5% में आ जाते हैं। अधिकतर सिंगली भाषी लोग बौद्ध हैं। जो सिंगली भाषा बोलते हैं उनमें अधिकतर लोग जो है वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, बौद्ध हैं। जबकि तमिल भाषी लोग में कुछ जो है वो हिंदू है और कुछ मुसलमान है। दोबारा सुनिए बच्चों, कि जो सिंगली भाषी लोग हैं, सिंगली भाषी आबादी जो है उसमें अधिकतर जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। किसको मानने वाले हैं? बौद्ध धर्म को। जबकि तमिल भाषी लोग जो है उनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं, हिंदू है और कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की कुछ आबादी में ईसाई 7% है। अब हम श्रीलंका की पूरी आबादी की अगर हम बात करें तो उस पूरी आबादी में 7% ईसाई भी है। कितना परसेंट? 7% ईसाई, क्रिश्चियन, और वे सिंगली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। ईसाई धर्म को मानने वाले लोग जो है वो सिंगली और तमिल दोनों भाषा बोलने वाले लोग हैं। बच्चों आज हमने इन दोनों देशों का जो सामाजिक समीकरण पढ़ा। अब अगली क्लास में जानेंगे कि दोनों देशों ने अपने अपने देश की सरकार को किस प्रकार से चलाया, कहां पर अच्छी सरकार रही, कहां पर बुरी सरकार का एग्जाम्पल दे सकते हैं, यानी किस देश की सरकार फेल रही चलाने में देश को, और किस देश की सरकार अग्रणी रही, आगे रही, किसने अच्छे तरह से देश को चलाया,
और सत्ता की साझेदारी जो चैप्टर है, इसको किस देश की सरकार की जो पॉलिसी रही सरकार देश को चलाने की, वो आज की मांग है। हम किस देश की सरकार का एग्जाम्पल आज बढ़ने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि वैसा ही हमारे देश में चले, तो हम तुलना कर पाएंगे चैप्टर को पढ़ने के बाद में किस देश की सरकार जो है वो अच्छी रही, किस देश में सरकार ने देश को अच्छी तरह से चलाया। धन्यवाद।